नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 24 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा। चलिए मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि आपको वीडियो या तो पसंद नहीं आ रहा या आप खुद लाइक या शेयर नहीं कर रहे। दो ही कारण हो सकते हैं कि इतने कम व्यू और इतने कम कमेंट आने के। तो मैं बता देता हूँ, आपको यदि वीडियो लाइक करना है तो आपको पसंद आना चाहिए। पसंद आए तो लाइक करें और लाइक करें तो फिर शेयर भी करें। आप ही हमारा प्रोत्साहन हो। मैं बहुत बार बोल दिया, आप ही हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ। हाल ही में भारत, इस क्वेश्चन पे लगा ले आप पहले तो बहुत सारे स्टार, फिर इसको नोट करें। क्या करें, पहले तो इस पे लगाए स्टार। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस बार यानी 2020 में कौन सा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। 2020 में इसका छठवां संस्करण है। कौन सा है दोस्तों? छठा संस्करण। अब इस भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस बार छठा संस्करण है, तो आपको जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो भैया, इसकी शुरुआत हुई 2015 में, और 2015 में ये पहली बार हुआ था दिल्ली में। देखिए, सारे हर साल के मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको नोट करते चलना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई और 2015 में इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। सेकंड, 2016 में भी इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। 2017 में इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। 2018 में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, जबकि 2019 में इसका आयोजन कलकत्ता के लिए किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा 15 और 20 और 19। कभी कभी क्वेश्चन में 19 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार 19 का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कारण आपको 19 का भी याद रखना है, लखनऊ में। ये होता क्यों है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव? तो इसका उद्देश्य रहता है युवाओं में विज्ञान की जिज्ञासा, विज्ञान के प्रति अपनी भावना को प्रेरित करना। मैं बोल सकता हूं कि विज्ञान अपने गांव में या अपने युवाओं में क्या करना? प्रोत्साहित करना। विज्ञान का क्या क्या यूज है हमारी जिंदगी में, उसकी जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार पुनः बता देता हूं, आज मेरा लक्ष्य है कि आज व्यू 1000 या 1200 से ऊपर आने चाहिए भैया। आज का व्यू मेरा रहेगा, आपको व्यू कितने आने चाहिए? 1000 व्यू का मैं लक्ष्य रख रहा हूं। 1000 व्यू आने ही आने चाहिए दोस्तों। अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग को या तो ये चैनल, क्या ये वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप खुद लाइक या शेयर नहीं करते हैं। मैंने आज का लक्ष्य रखा है दोस्तों 1000 व्यू। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त इस लक्ष्य को मेरे को पाने की जरूर मेरे साथ सहायता करेंगे। और मैं बता देता हूं, जितनी आप हमारी सहायता करेंगे, जितना आप हमें प्रोत्साहन करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन, मेरे को और अधिक क्वेश्चन बनाने की प्रेरणा मिलेगी आपसे। तो आपको क्या करना है भैया, इसको शेयर करना है और लाइक करना है। आज मैंने रख दिया लक्ष्य 1000 लाइक का, 1000 व्यू का, और लाइक भी आपको बढ़ाते रहना है। आज हमारा लक्ष्य रहेगा 1000 व्यू। चलिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली देश कौन सा है? देखें आप, ये एशिया पावर इंडेक्स देख के इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो है दोस्तों अमेरिका का। आप सोच पाएंगे कि एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है, और जबकि अमेरिका तो एशिया का देश ही नहीं है, अमेरिका तो एक अलग महाद्वीप है। तो आपको मैं समझा दूं इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि एशिया पावर इंडेक्स मतलब है कि एशिया महाद्वीप में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव है। समझ पा रहे हैं आप? एशिया महाद्वीप में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव है, ये इस इंडेक्स का क्या है? उद्देश्य है। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? अमेरिका। फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, और फोर्थ पे है हमारा इंडिया, भारत। सारे लोग प्रत्येक नाम और प्रत्येक रैंक याद रखेंगे। मैं बता चुका हूं इसका अर्थ क्या है। एशिया में कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावशाली है, या सर्वाधिक प्रभाव किस देश का? इसमें फर्स्ट स्थान यूएसए यानी अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ रूस। ये 5 देश आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। चलिए, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टार लगा ले। अभी आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में पढ़ रहे होंगे कि हाल ही में ये बेनू
चर्चा में रह रहा है। बेनू क्या है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझा देता हूं। जो हाल ही में चर्चा में रहा बेनू क्या है भैया, एक क्षुद्र ग्रह। क्या है भैया, क्षुद्र ग्रह। हाल ही में क्या किया, नासा ने इस एक यान है उनका, नासा का नाम का यान का नाम लिख रहा हूं मैं, ओरियस REX, ये उसका यान है। किसका, नासा का। पुनः भेज रहा हूं दोस्तों, सॉरी मैं पुनः बता रहा हूं, मेरा गला खराब है थोड़े दिनों से। क्या कर रहा हूं कि ज़्यादा आपको यदि परेशानी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं सारा क्वेश्चन मैं समझाने में आपको समर्थ रहूंगा। बेनू क्या है, बेनू एक क्षुद्र ग्रह है, क्योंकि नासा का एक क्या है, यान है ओरियस REX। ये यान हाल ही में इस क्षुद्र ग्रह बेनू पर क्या हुआ है, उतरा है भैया। वहां से इसने क्या लिया है, कुछ नमूने लिए। क्या लिए हैं, कुछ नमूने लिए। पुनः लाइन बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझे। नासा द्वारा ओरियस REX यान द्वारा बेनू क्षुद्र ग्रह पर उतरा है, जिसने कुछ नमूने लिए हैं, जो 2023 तक, कब तक, 2023 तक पृथ्वी पर आ पाएगा। यानी ये यान वापस अपने पृथ्वी पर कब आएगा, तो 2023 तक आएगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2-3 बातें याद रखनी है जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेनू क्या है, तो एक एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड बोलते हैं भैया। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड है, क्यों चर्चा में रहा, तो नासा के एक यान द्वारा वहां पर क्या उतारा गया है, और जो उस यान ने क्या किया है, कुछ नमूने लिए हैं जो कि 2023 तक कहाँ आ पाएंगे, पृथ्वी पर आ पाएंगे। यहाँ आपने समझा क्षुद्र ग्रह क्यों भैया, क्षुद्र ग्रह क्या होता है। मंगल और बृहस्पति, पुनः नाम बोल रहा हूं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाता है। पुनः बोल रहा हूं, मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब ये बेनू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों और क्वेश्चन आने की प्रभावना रहेगी, क्योंकि ये बेनू प्रत्येक 6 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है भैया। प्रत्येक 6 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है, और वैज्ञानिकों द्वारा संभावनाएं लगाई जा रही है कि ये अगली सदी तक अपने पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिससे पृथ्वी पर कुछ न कुछ नुकसान होगा। ये उन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा है कि भैया ये अगले सदी तक पृथ्वी से जरूर टकरा जाएगा। तो ये हर 6 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। चलिए मित्रों, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सी प्लेन सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। चलिएगा, सी प्लेन सेवा भैया होती क्या है अभी समझते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई है। सी यानी होता है समुद्र, प्लेन यानी होता है एरोप्लेन। अब देखते हैं है क्या भैया, होता क्या है। आज तक आपने देखा होगा कि प्लेन कहाँ से लैंड करता है, जो उसका स्थान होता है एयरपोर्ट से, जबकि ये सी प्लेन सेवा के तहत कोई भी एरोप्लेन पानी पर क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। यानी ये सी प्लेन सेवा के तहत कोई भी जो हवाई जहाज रहेगा, ये एरोप्लेन रहेगा, वो पानी पर लैंड कर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है। इसे मैं इनडायरेक्ट बोलूं तो वो प्लान, वो जो गाड़ी होगी, मशीन होगी, वो एरोप्लेन की तरह भी कार्य करेगी और जहाज की तरह भी कार्य करेगी। इसका अर्थ ये है, यानी ऐसी कोई मशीन जो एरोप्लेन या जहाज की तरह कार्य करेगी, उससे क्या कहा जाएगा, सी प्लेन सेवा के तहत शुरू किया गया है भैया। कहां से शुरू किया गया है, गुजरात से शुरू किया गया है। अभी इसका अनावरण 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा भैया, सी प्लेन सेवा का। पुनः समझ लें एक बार, यदि आपको कंफ्यूजन रहे तो, सी यानी होता है समुद्र, प्लेन यानी होता है एरोप्लेन। यदि कोई एरोप्लेन समुद्र में या पानी पर लैंड और टेक ऑफ कर पाए, वो ही क्या होती है, सी प्लेन सेवा होती है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ आई होगी। चलेगा, आज आप गुजरात के बारे में बता देता हूं। एक दोस्त ने कल मैसेज किया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताए। जब भी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आएगा मैं जरूर आपको बता दूंगा भैया, लेकिन मैंने बहुत बार बता दिए हैं। इसका अर्थ होता है कि उस दोस्त ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं बता देता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में जितना बताया उतना किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं बताया होगा। चलिए, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भैया। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। कौन सी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जहाँ खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। एक मैंने बताया था अलंग स्थान,
जहां सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और महिला उत्कर्ष योजना भी कहाँ की है भैया, गुजरात की है। गुजरात की प्रत्येक बात आपको नोट कर लेनी है। चले मित्रों, 5th नंबर क्वेश्चन चलते हैं अपन। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? अभी देखें, आप सोचेंगे कि लेट ला रहे हैं क्वेश्चन। देखें, क्वेश्चन में दर बाई दर मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूट पाए। इसके कारण कोई भी क्वेश्चन यदि 1-2 दिन लेट हो जाए तो आप ये ना समझे कि भैया ये बहुत लेट ला रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पीछे के कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, वो छूट नहीं पाए। इसके कारण क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेट हो जाते हैं। चलिए, 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है, जानते हैं पहले उस बात को। हुआ क्या, 21 अक्टूबर, नोट करें, 21 अक्टूबर 1959 को चीन ने धोखे से लद्दाख में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। धोखे से आक्रमण कर दिया, तो उस आक्रमण से निपटने के लिए सीआरपीएफ के जवान गए और सीआरपीएफ के 10 जवान उस दिन क्या हो गए, उस भिड़ंत में शहीद हो गए। किस दिन, 21 अक्टूबर 1959 को। उसी दिन से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। यदि मैं बोलूं कि पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1960 में मनाया गया। मैंने कहा था घोषणा की गई, इसका अर्थ है कि 1960 में पहली बार मनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी कि पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है। अब ध्यान रखें, अभी जो पुलिस स्मारक है एक दिल्ली में, वहां भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है भैया। इस बार गृह मंत्री हमारे अमित शाह द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चलिए, ऑप्शन में है 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, हर 5 साल में एक बार। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ये 2 आप जरूर नोट कर लें। 11 अक्टूबर के बारे में मैंने बता दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में चुनाव खर्च की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? केंद्र सरकार ने भैया लोकसभा और विधानसभा में 10% की क्या बढ़ा दी है, खर्च बढ़ा दिया है। अभी क्यों चर्चा में रहा, अभी चुनाव है, मैंने कहा था बिहार में चुनाव है 28 तारीख से। 3 चरणों में चुनाव होंगे, प्रत्येक बात याद रखनी है, 3 चरण मेन तो याद रखना है। बिहार में चुनाव 3 चरणों में हुए, 28 तारीख से शुरू है। तो अभी 28 तारीख से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो इसके कारण केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में जो खर्च हो रहा था उसे 10% बढ़ा दिया गया है। अब जानते हैं कितने रुपए खर्च हो रहा था। तो भैया पहले लोकसभा में 70 लाख खर्च हो रहा था, अब 77 लाख खर्च हो पाएगा। पहले विधानसभा में 28 लाख रुपए खर्च हो सकते थे, अब 30,80,000 रुपए खर्च किए जा सकते हैं किसी भी पार्टी या दल के द्वारा। फिर होता है कि छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मैं बताना चाहूं तो लोकसभा में 59,40,000 रुपए का खर्च किया जा सकता है, जबकि विधानसभा में 22 लाख रुपए का खर्च किया जा सकता है। कंफ्यूज नहीं रहे, छोटे राज्य जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये छोटे राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, तो उनमें क्या किया जाएगा, लोकसभा की सीट के लिए 59,40,000 रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जबकि विधानसभा के लिए 22 लाख रुपए खर्च किया जा सकते हैं। ये तो आपके लिए फैक्ट चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, 10% बढ़ा दी गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, 7th नंबर क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप इसे लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में क्या करते रहे भैया, शेयर करते रहे। मैंने बता दिया आज का लक्ष्य 1000 व्यू, आज 1000 व्यू आने चाहिए दोस्तों। मैं मानूंगा कि 1000 व्यू आएंगे तो मैं और अच्छे से क्वेश्चन लाने की संभावनाएं रखूंगा। हाल ही में जूलिया जॉर्जिस ने किस खेल से संन्यास लिया है? यानी जूलिया जॉर्जिस ने संन्यास लिया है, वो किल खेल से संबंधित रखती है, तो वो टेनिस की खिलाड़ी है कहाँ की भैया, जर्मनी की। जैसे जूलिया जैसे जर्मनी, कहाँ की है, जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी है, जिसने हाल ही में 31 वर्ष की है मात्र और संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब देखें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाएगी क्योंकि इसने 2018 में टेनिस में इसकी सर्वोत्तम 9th जो रैंकिंग है वो प्राप्त की थी, जबकि वर्तमान में इसकी 45th यानी 45वीं रैंकिंग है। आप तो ये याद रखें, जूलिया जॉर्जिस ने संन्यास लिया, इसका संबंध टेनिस से है, बस इतनी बात याद रखें। ये है कहाँ की, जर्मनी की। चलिए जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी एक यूरोपियन देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी बर्लिन है। वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल भैया विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला पूछे तो एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर सबसे शक्तिशाली महिला है। चलिए मित्रों, यहां से एक क्वेश्चन आपको और कंटस्ट हो गया, सबसे शक्तिशाली महिला कौन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोरोना काल अभी चल रहा है, कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजें चर्चा में रही, तो ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा कि हाल ही में किस राज्य ने मास्क की कीमतों को सीमित किया है। भैया मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य है, कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मास्क की कीमतों को क्या कर दिया भैया दोस्तों उसने फिक्स कर दिया। उसने क्या N95 यानी N95 मास्क का रुपये 19 रुपये से 49 रुपये तक फिक्स किया है। देखें पुनः नाम बोल रहा हूँ, N95 मास्क का 19 रुपये से 49 रुपये तक का रुपये फिक्स किए, जबकि डबल और ट्रिपल लेयर वाले जो मास्क होते हैं उनके रुपये 3 से 4 रुपये फिक्स किए हैं। आप तो ये याद रखें किस राज्य ने मास्क की कीमतों को फिक्स किया है, तो वो है महाराष्ट्र ने फिक्स किया है। चलिए मित्रों महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना से है भैया, ये भी आप ध्यान रखें। वहां के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, जो कि गोवा के भी राज्यपाल है। नोट कर लें आप, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है, जो कि गोवा के भी राज्यपाल है। और गोवा का उच्च न्यायालय भी पूछे तो भैया महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में ही गोवा का उच्च न्यायालय सम्मिलित रहता है। चलेगा। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है, इसके बारे में आपको क्या करना है, जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में। मुंबई के बंदरगाह के बारे में, उसका नाम भी बदला गया है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बारे में कुछ खास चीज़ें भी है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, 9th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? आप तो गांठ बांध ले, मतलब फिक्स याद कर लें, जिस भी योजना का आगे मो नाम आ जाए वो किस राज्य की योजना होगी? वो ओडिशा राज्य की योजना होगी। पुनः बोल रहा हूं, जिस भी योजना के पहले मो नाम आ जाए वो किस राज्य की योजना होगी? वो ओडिशा राज्य की योजना होगी। क्यों शुरू की गई है? तो बिजली के नया कनेक्शन लेने या बिजली के रूप में कोई भी शिकायत है उसको दर्ज कराने के लिए ये मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है भैया, पहली स्मार्ट सिटी। देखें पिछली बार RS 2018 में क्वेश्चन आया था कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। जबकि पहली स्मार्ट सिटी पूछे तो भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी है। मो जीवन कार्यक्रम, मैंने कहा था जिस नाम के पहले मो आ जाए वो ओडिशा से होगा भैया। मो जीवन कार्यक्रम, मो विद्युत पोर्टल, दोनों की दोनों कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है भैया? नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दिया गया भैया। हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया किन्हें? नवीन पटनायक को, जो कि कहाँ के हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए मित्रों उम्मीद करता हूं ओडिशा के बारे में यदि आपको और अन्य जानकारी भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अन्य दोस्त का भी लाभदायक होगा और आपका भी अच्छे से वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। चलिए मित्रों आज का अंतिम क्वेश्चन, लगा लें स्टार, बहुत सारे स्टार लगा लें, और यहाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा वो भी बताता हूँ कब। हाल ही में नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसके बारे में सत्य कथन है। ये DRDO द्वारा विकसित है, सही बात है। ये 3rd जनरेशन, ये बात जरूर याद रखना, ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, यानी इसका आंसर तो होगा सभी सत्य हैं। अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पृथ्वी मिसाइल से संबंधित, और मैंने कहा था कि पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है, पहली बोल रहा हूं। जबकि ये नाग भी भैया भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित की गई है। इस कार्यक्रम द्वारा भारत में 5 मिसाइलें विकसित की गई है। पांचों के नाम नोट कर लें। पहली तो पृथ्वी, दूसरी लिखे अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। सारे लोग पांचों नाम नोट कर लेंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। यहां अभी चर्चा में पृथ्वी और नाग रही, जो कि दोनों की दोनों एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में इसका भैया हमारे राजस्थान में पोखरण से क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये 3rd जनरेशन की है, DRDO द्वारा विकसित है। DRDO के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया और बता देता हूं, जिसने याद है वो वीडियो को पॉज करेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। DRDO की स्थापना 1958 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। वर्तमान हेड सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष तक, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। चलिए मित्रों आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप हमारा लक्ष्य जरूर याद रखें,
आज के इस वीडियो में 1000 व्यू आने ही आने चाहिए। ये आपके लिए कंडीशन भी मान सकते हैं आप, या मेरा वो कुछ भी मान सकते हैं, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको मेरे हिसाब से लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिसको वीडियो पसंद नहीं आ रहा वो मत करें, कोई मतलब नहीं है, वो तो वीडियो देखे ही ना। मैं तो ये बोलता हूं। लेकिन यदि आपको अच्छा लगे, आपको कुछ भी जानकारी मिले इस वीडियो से, तो आपको लाइक और शेयर करने में कोई ज़्यादा कुछ नहीं जाता है भैया। हमारा प्रोत्साहन रहेगा, हमें और अधिक कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लास्ट में बोल देता हूं, जय हिंद, जय भारत।